अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो इस वक्त महाजराई वफाकी हुकूमत PTI की जो है उसमें और सिंध हुकूमत के दरमियान जारी है। और अब पीपल्स पार्टी एक तरह से मुकम्मल तौर पे फ्रंट फुट पे लग रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज हुक्मरान जमात पे क्या इल्ज़ामात आयद किए, देखिए। पोलियो में करप्शन, हज में करप्शन, बिलियन ट्री सुनामी में करप्शन, मालूम जब्बा में करप्शन, फॉरेन फंडिंग केस में करप्शन, आटा पे करप्शन, तेल पे करप्शन। अली जैदी के जो फ्रंटमैन है वो कॉन्ट्रैक्टर है BRT का। पैसा तो अली जैदी बनाता है इमरान खान का किचन चलाना। इमरान खान का ATM, अबराज ग्रुप और के इलेक्ट्रिक का जो करप्शन है, ये रिपोर्ट दबाया गया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इल्ज़ामात आपने सुने, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही देर बाद वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने एक जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बिलावल भुट्टो का जवाब कैसे दिया, ये भी देखिए। फरजंद ज़रदारी खुद जो सदक़े के बकरे होते हैं वो भी फेक अकाउंट से, बर्थडे पार्टियाँ होती है वो भी फेक अकाउंट से, घर के अखराजात चलते हैं वो भी फेक अकाउंट से, यहाँ तक कि फरजंद ज़रदारी और अयान अली के टिकट के पैसे भी एक ही अकाउंट से पे होते हैं। सिंध की तरक्की का पैसा जो सारा है वो इनके फेक अकाउंट्स में जा रहा है। सारा पूरा टब्बर जो है वो करप्शन से पहचाना जाता है। कमीशन, बत्ताखोरी, कत्ल गारतगरी, ये तमाम आपकी पहचान बन चुकी है। वफाकी और सिंध हुकूमत PTI और पीपल्स पार्टी में महाजराई तो निज़ामी सब पहले से ही जारी थी, लेकिन जब से ये JIT का मामला उठा है उसके बाद अब ये तूल ही पकड़ते जा रहे हैं। और तकरीबन हर बात जो एक जानिब से की जाती है दूसरा फरीक उसका भरपूर जवाब देता है। कि ये सिलसिला कुछ दिनों तक बैठ जाएगा, ये मीडिया डिबेट ख़त्म हो जाएगी, या आपको लगता है कि अब पीपल्स पार्टी लीडिंग अपोजिशन के तौर पे आ रही है और ये सिलसिला मज़ीद? लेकिन बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने ज़ोरदार करा दिया, लेकिन ज़ोरदार था, ये धुआंधार थी जी। वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। और ये बात माननी पड़ेगी कि बतौर इस पाकिस्तान के सबसे यंग पार्टी के सरबराह के तौर पे वो काफ़ी उन्होंने महारत हासिल कर ली है जी। अपनी नैरेटिव या रेटरिक, आप अग्री करें या ना करें उनसे जी, वो और बात है। अब वो ये जो ज़ाहिर है कि उन्होंने जो पीपल्स पार्टी की तरफ पे जो करप्शन के इल्ज़ाम लगाते रहे, तो जो PTI की तरफ से होती है गोलाबारी, उसका जवाब दिया उन्होंने जी। और कुछ दो चार उन्होंने भी इल्ज़ाम भी आयद कर दिए। तो ये तो सिलसिला जो है मेरा ख्याल है कि ये जब तक ये APC का ड्रॉप सेट नहीं होता ये चलता रहेगा। अच्छा निज़ामी साहब, दो बड़े इंपॉर्टेंट इल्ज़ाम हैं जो बिलावल साहब की तरफ से आ रहे हैं। एक के इलेक्ट्रिक और अबराज ग्रुप, वो उसको लिंक कर रहे हैं। दूसरा वो BRT की बात कर रहे हैं। ये स्पेसिफिक इल्ज़ाम क्यों, निशाना क्यों बनाया जा रहा है? देखिए ना, असल चीज़ होती है हकायक नहीं, रियलिटी नहीं, परसेप्शन। अब परसेप्शन तो ये है ना कि इलेक्ट्रिक जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के दौर में शंघाई इलेक्ट्रिक को बेच दी गई थी जी। और के इलेक्ट्रिक जो है ये कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन होती थी। ये अबराज ग्रुप के जो सरबराह हैं जी, मदारुल बहाम आरिफ नकवी को बेची गई थी जी। आरिफ नकवी वो शख्स हैं जिनके पास बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा यानी प्राइवेट इक्विटी फंड है जिसमें बिल गेट्स फाउंडेशन भी, और ये जी। उधर गबन के इल्ज़ाम में वो अमेरिका के मतलूब हैं और इस वक्त वो लंदन में अपने हाउस अरेस्ट है जी। उससे पहले वो अरब थे, पाकिस्तान में होते थे, और वो यकीनन इमरान खान के मोतमद खुसूसी मशीर थे और फंड रेजिंग उन्होंने बहुत की है, जिनको ATM उन्होंने कहा, इसमें कोई शक नहीं है जी कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने, ठीक है ना जी। और अब उसके बाद एडवाइस करते रहे। इमरान खान की टीम बनाने में उनका भी एक क्रेजी रोल है। अच्छा। और यहाँ से वो गए लंदन हीथ्रो एयर, हर हफ्ते यहाँ होते थे जी। हीथ्रो एयरपोर्ट पे पहुँचे तो उनको दबोच लिया गया जी जी। और उसके बाद से वो अब उनको अमेरिका चले गए। तो कहते हैं कि अगर उनके ऊपर जो इल्ज़ाम आते हैं अगर दुरुस्त हैं तो इनको 140 साल तक अच्छा की सजा हो सकती है अमेरिकी कानून के तो मुताबिक। यहाँ तो उनकी बात ठीक है। जी। दूसरा आपने पूछा BRT का जो मामला है, BRT को क्यों BRT देखें
एक खंडर एक कब्रिस्तान बन गया, वो आज भी किसी ने एक ट्वीट की हुई है उसके मामले में। मरियम औरंगजेब साहिबा ने की हुई है ट्वीट। नहीं, कोई और साहब है उन्होंने की हुई। जी। मरियम औरंगजेब तो पार्टी का मामला बन जाता है, वो तो कहती रहती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि BRT जो है इस हुकूमत की बेतदबीरी और नाकामी का एक अलामती तस्वीर बन गई है। और वो जो कहा जाता है कि BRT का ठेका एक मखसूस कंपनी को दिया गया, जी, जो एक वज़ीर आज़म के खुसूसी मावन, मोतमद खुसूसी और करीब तरीन साथी की उनको आशीर्वाद हासिल है। अच्छा। और अब हाहाकार इस बात पे मच रही है कि इस्लामाबाद में 2-3 और काम के ठेके जो हैं वो उसी कंपनी को उसी कंपनी को दिए गए जिसने बेड़ा गर्क किया BRT का। जी। तो ये यकीनन मैं ये कहूँगा कि जो ट्रांसपेरेंसी का लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है ना, जी, ये एक बहुत बड़ा इस हुकूमत का भी। अब देख लें मसलन ये जो है फॉरेन फंडिंग केस, जी, अब क्यों नहीं सारी साथ सामने लाते? जी, फिर जनाब ये जो आपके मुआवनीन है खुसूसी और एडवाइज़र हैं, जी, इनका कच्चा छट्टा मत बयान करें ना, लोगों को बताएं कि इनके एसेट्स क्या डिक्लेयर करें। ये तो आवाज़ें निज़ामी साहब हुक्मरान जमात के अंदर से भी उठ रही हैं, इवन कैबिनेट के अंदर से भी उठ रही हैं। और मकसद है कि ये दोहरा मयार है। अपोजिशन के लिए एक है जी, जो इलेक्टेड वज़रा, उनके लिए जो नॉन इलेक्टेड के जो किसी के पास जवाब दे नहीं, और जिनकी एक फ़ौज और मौज इकट्ठी की हुई है उन्होंने, वो हर किस्म की जवाबदेही से बालातर है। अच्छा, मुराद सईद साहब ने आज भी जो गुफ्तगू की, यान अली का जिक्र भी किया, और बिलखुसूस फर्जंद जरदारी बिलावल भुट्टो साहब को उन्होंने आज फिर ये कहा। ये जो जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसका सब्सटेंस क्या था? ये सिर्फ देखिए, सब्सटेंस ऑप्टिक्स थी। उन्होंने कोई नई बात नहीं की। इल्ज़ामात जरदारी साहब पे बहुत अरसे से लग रहे हैं। बात यह है कि मेरे जहन में ये सवाल है कि ये हुक्मरान जमात है, इनका इतना बच्चगाना एटीट्यूड क्यों है? इतने छुई मुई क्यों हैं? यार अपोजिशन का तो काम है, अपोजिशन प्रेस कॉन्फ्रेंस के फारिग नहीं होती तो मुराद सईद साहब या ABC जो हैं वो जवाब देने के लिए आ जाते हैं। जी। भाई कोई थोड़ा सा ठंडी करके खाएं, कोई सोच समझ के किसी मौके पे जवाब देते हैं। लेकिन इतनी आपके हाथ पैर क्यों भूल जाते हैं कि इधर बिलावल ने बात की, उधर आपने जवाब दे दिया। अच्छा, निज़ामी साहब, करप्शन की बिलावल साहब ने बात की है, और करप्शन के इल्ज़ाम में अभी रिसेंटली जो एक वाक़या हुआ, ज़रा ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब के डायरेक्टिव पे हुआ, जो मुशीर मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात थे KPK के, उनको अपने ओहदे से हटा दिया। कि बज़ाहिर ये लग रहा है इमरान खान इस विजन पे तो कायम है कि नो मर्सी फॉर करप्ट पीपल। लेकिन ब्रेक के बाद इससे मुतालिक भी बात करें के बाद हमें फवाद चौधरी साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनकी जमात पे क्या चल रहा है, और ये जो खींचातानी पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान चल रही है, इसका क्लाइमैक्स मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, ब्रेक से पहले हम करप्शन की बात कर रहे थे, और इमरान खान साहब का जो विज़न है कि नो मर्सी फॉर द करप्ट पीपल, और हमने देखा कि अजमल वज़ीर साहब को भी रुखसत हो गई। लेकिन सियासी तौर पे इसके नुकसान क्या है? एक बात और मैं कहना चाहूँगा जी, ये एक नया कल्चर सामने आया कि टेलीफोन कॉल्स की इंटरसेप्शन के ज़रिए आप लोगों का मुआखज़ा करें। उज़्मा कारदार साहिबा भी इसका निशाना बनी जी, और ये अजमल वज़ीर भी इसका निशाना बना। जी। मैं ये नहीं बात कर रहा कि आया ये सही है या गलत है। बाद वफाकी वज़रा बल्कि कोर टीम के भी टेलीफोन टेप होते हैं मेरी इत्तला के मुताबिक, और ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड इस लिहाज से कि पहले भी हर हुकूमतें करती हैं ये काम, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है यहाँ कि मेरे अपने ख्याल से जहांगीर तरीन साहब के जाने की वजह भी ये थी कि उनके टेलीफोन कॉल्स भी टेप होते थे, और जब उनको पता लगा तो उन्होंने उस पर सख्त एहतजाज किया। जी। और खान साहब ने कहा कि भाई आपको किसने कहा कभी मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन कुछ हक़ायक़ ऐसे हैं कि जो ख़ास तौर पर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जी, उनकी निगरानी में जो इंटेलिजेंस अदारा है वो ये काम कर रहा है। जी।
तो ये तो हुई एक बात। जहाँ तक करप्शन का तल्लक है, अगर वाकई उन्होंने इश्तिहारी कंपनी से पैसे लिए जैसे कहा गया है अजमल वजीर साहब ने, जी, तो उसकी कोई इंक्वायरी तो होनी चाहिए ना। ये चीज़ तो अपोजिशन की भी जो चार्जेस होते हैं उसको इंक्वायरी होती है, उनका मौक़िफ़ भी सामने आना चाहिए। ये कुछ प्लेइंग टू द गैलरी ज़्यादा मसला है। लेकिन इसके आप बता रहे थे मुझे प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि इसकी कुछ सियासी मुराकात भी हैं। निज़ामी साहब, इससे पहले जो शौकत यूसुफजई साहब थे KPK में, उन्होंने भी ये वजारत खुद छोड़ी थी क्योंकि वो एक अखबार रन करते हैं तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता था। तो उन्होंने कहा अखबार तो मेरी रोज़ी रोटी है, वजारत तो आनी जानी है। तो ये इन डिटेल हम बात करते हैं। फवाद चौधरी ये साहब बात में करेंगे, खांचेबाजी बड़ी लंबी है। जी जी, फवाद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। ये तो अक्सर सच बोल ही देते हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त का। जी निज़ामी साहब। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, कैसे मिजाज हैं? बड़ी मेहरबानी जी, शुक्रिया। भैया आप तो बड़ा इर्ताश पैदा कर रहे हैं अपनी मिनिस्ट्री में, ड्रोन तक बनाने लगे हैं, वेंटिलेटर बन रहे हैं, आप यहाँ कोई साइंस सिटी भी बनाना चाहते हैं। तो ये बड़ा आपका हैवी एजेंडा है जो है, ये जो आप काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको मुबारक करे। लेकिन इसके साथ सियासी महाज पे भी बहुत एक्टिव है आप। फवाद साहब, ये जो 5 महीने का आपने एक डेडलाइन दी थी वो अभी भी है क्या? इसका पस मंज़र क्या है? ये खान साहब ने खुद कहा था, ये आपकी कोई अंदाज़ा था? क्या वाकई को 5 महीनों की बात है डिलीवर करने के मामले में? नहीं, बिल्कुल, ये तो खान साहब ने बड़ी वाज़ेह बात की थी। अलबत्ता कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा चूँकि टुकड़ा सुनाए जाते हैं तो वो कॉन्टेक्स्ट नहीं आता। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जो भी आपने नए मंसूबे लाने हैं या अपनी मिनिस्ट्रियल परफॉर्मेंस के हवाले से आपने कुछ भी नए इनिशिएटिव लेने हैं तो वो अब आप 5.5-6 महीनों में ले लें, क्योंकि उसके बाद जो है वो फिर कंप्लीट नहीं हो सकेंगे। इट वाज कोई बेसिकली गवर्नमेंट की बात नहीं थी, वो बात ये थी कि आप कैसे जो है वो इनिशिएटिव जो आपने शुरू करने हैं वो आप इनिशिएटिव जो है वो शुरू कर दें। उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ये बात कर रहे थे। अच्छा फवाद साहब, ये जब से आपने वो इंटरव्यू दिया उसके बाद का जो हालात पैदा हुए हैं उसमें आपने देखा कि BNP मंगल वालंग हो गई, चौधरी बरादरान नाराज़ फिरते हैं और वो अगरचे वो कोalition कहते हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर का डिनर में थे उससे वो गैर हाज़िर थे। राजा रियाज साहब कहते हैं 20-22 आदमी ऐलान बगावत करने को बैठे। तो ये अगर आप सारा कुछ मिलाएं तो वाकई कोई पार्टी के अंदर कोई हलचल है या और कोalition के अंदर कोई किसी किस्म के ख़तरात हैं? देखिए, बात यह है कि निज़ामी साहब, इमरान खान का इस वक्त असल में जो अपना कद है वो बहुत बड़ा है। और अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म का कोई और कैंडिडेट है उनके अलावा, दिल में ख्वाहिश तो रखने में कोई मुज़ायका नहीं है और कोई आदमी भी रख सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त इमरान खान के मुकाबले का कोई कदावर लीडर पाकिस्तान में है नहीं। ये 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, बहुत ही पेचीदा इसके जो मामलात हैं। और अगर आप ये कहें कि नहीं कोई भी रिप्लेस कर लेगा, ऐसे नहीं होगा। इससे सवाए इसके कि एक बहुत बड़ी कन्फ्रंटेशन की इब्तिदा हो जाए, उसके अलावा तो कोई और नहीं है। लिहाजा इसमें मुझे कोई शुबा नहीं है कि जो इस वक्त जो जिस तरीके से गवर्नमेंट चल रही है उसमें यकीनन जो है, जिस तरह मैंने अपने इंटरव्यू में भी बात की है कि इसमें गुंजाइश है बहुत बेहतरी की, और हमारी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस दोनों में बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। लेकिन जहाँ तक लीडरशिप का ताल्लुक है और जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस का ताल्लुक है, वहाँ पे इमरान खान के करीब भी कोई नहीं है। दूसरा जो इसमें अपोजिशन का रोल है, बहुत सालों से आप ये सारे मामला कवर करते हैं। अगर लेट से एक मिनट के लिए अज्यूम किया जाए कि PTI की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, तो भी अपोजिशन की कद जो है उसमें इजाफा नहीं हुआ। अगर आप PMLN को और पीपल्स पार्टी दोनों को देखें तो उनकी जो लीडरशिप है वो भी कोई अभी तो उनके पास कोई लीडरशिप ही नहीं है। अगर शहबाज शरीफ साहब जो है उनको देखें या बिलावल भुट्टो साहब को देखें, तो मरियम नवाज को देखें, आपने पहले तो देखना ही ना कि अपोजिशन के पास लीडर कौन है। तो आप ये जो 2-3 लोग हैं, क्या आप इनको कह सकते हैं कि इमरान खान के कद के बराबर के लोग हैं? आंसर इज़ नो। लिहाजा अगर हुकूमत की पॉपुलैरिटी में जो ऊपर नीचे हो भी जाए
तो भी इमरान खान के कद का चूँकि आदमी कोई नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है, लिहाजा उनकी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं होगा। जी फवाद साहब, ये बात तो ठीक है, लेकिन एक बहस जो और चल रही है, ये JIT जो खेला जा रहा है, एक तो ये बता दें अली जैदी साहब की JIT क्या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के डायरेक्टिव पे सामने आई या उनके विज़न के मुताबिक है? दूसरा, आज उज़ैर बलोच ने अदालत में ये इनकार किया है, उन्होंने कहा कि मैंने 164 का कोई एतराफ़ी बयान नहीं दिया। अब उज़ैर बलोच के इनकार के बाद कानूनी हैसियत क्या रह जाती है अली जैदी साहब की JIT की? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर तो हम आंखें बंद कर लें तो फिर तो ठीक है, लेकिन इसमें तो कोई दूर रहे नहीं है ना कि उज़ैर बलोच हों, ये निसार मोराई हों, ये सारे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के करीब तरीन लोग थे, और जो सारा उस वक़्त के स्कैंडल्स हैं या उस वक़्त की जो सारी गुफ्तगू थी वो इन्हीं करैक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती थी। अली जैदी जो है वो बड़े अरसे से वो ये जंग लड़ रहे हैं, और उन्होंने जिस तरीके से इसको अनर्थ किया है वो दलेरी का काम है, क्योंकि ये सारे जो लोग हैं ये ख़तरनाक लोग हैं और इनके ख़िलाफ़ बात करना जो है अमूमी हालात में मुश्किल है। और मेरे नज़र में अली जैदी ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, और ये जो JITs में जो गुफ्तगू आई है, जैसे डॉक्टर शुएब सड्डल साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि लोकल पुलिस इसको साइन नहीं करती डरते हुए, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो भी लोग कराची की पॉलिटिक्स को समझते हैं, जो भी लोग कराची की और सिंध की पॉलिटिक्स के ऊपर नज़र रखते हैं, उनके लिए तो कोई ऐसी नई बात इसमें नहीं है। और ये सारे वो लोग हैं जो कि आप पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के करीब देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ कि हम तो इनको जानते ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है, ये कौन मानेगा? जाहिर है कि ये सारे। फवाद साहब, दूसरी तरफ ये भी एक इल्ज़ाम आयद किया गया है कि आपकी पार्टी बड़ी कीन थी इमरान खान साहब कि इनको PTI में शामिल कर लिया जाए, और इस में जो मिर्ज़ा साहब हैं, एक कमेटी बनाई गई जिसमें आरिफ अलवी साहब थे, 3 गवर्नर सिंध थे, नईम साहब का नाम लिया, नईमुल हक साहब का नाम लिया जा रहा है, खुद इनका ही नाम था जैदी साहब का। जी जैदी साहब। तो ये अगर इतने बुरे थे तो उनको शामिल कराने की कोशिश क्यों की जा रही थी? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है और जहाँ तक 2016 के बाद की कोई ऐसी एफर्ट जो है वो नहीं हुई। ये जो पाक सरजमीन पार्टी है, इसके मुतल्लिक ज़रूर एक वक्त में ख्याल था कि अलाइंस जो है वो हो जाए तो सही है, उस पर भी पार्टी के अंदर बड़ी मुखालफत थी, और मुझे पता है कि अली जैदी वाज वन ऑफ देम जो मुखालफत कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि बहुत क्रिमिनल एलिमेंट है इसके अंदर। और मैं आपको ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि इमरान खान जो थे वो बड़े वाज़ेह थे इस मामले में कि जो क्रिमिनल एलिमेंट है उनके साथ हमने जो है वो उनको पार्टी में हम हरगिज़ नहीं ले सकते। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट PTI का जो ओवरऑल एक इम्प्रेशन है, और PTI के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि वो जराइम पेशा लोगों के साथ उनके राब्ते थे, और खुसूसन आरिफ अलवी साहब जैसे आदमी के राब्ते थे या नईमुल हक साहब जैसे आदमी का राब्ते थे। जो लोग भी आरिफ अलवी को, नईमुल हक को करीब से जानते हैं वो इस बात को नहीं मानेंगे। देखें, आपका खुद प्रेसिडेंट साहब से जो अगर कोई ताल्लुक हो, नईमुल हक साहब का बड़ा अरसे से जानते थे, ये लोग तो कहाँ को क्रिमिनल्स के बिल्कुल वो बात मानने दिल को नहीं बैठती कि ये लोग क्रिमिनल से राब्ते करें। ठीक है फवाद साहब, ये सफाइयाँ दोनों जानिब से हैं, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे ये जानेंगे कानूनी हैसियत क्या है और कानूनी मुमकिन नताइज इसके क्या सामने आ सकते हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, फवाद साहब से पहले हम पूछ रहे थे, बातें तो ये सच्ची कर देते हैं, कुछ मेरे ख्याल और भी आप जानना चाह रहे हैं इनसे जो सियासी मामलात हैं। बिल्कुल सियासी मामलात तो फवाद साहब, एक तो ये जो -1 की बात होती रही है, इसको तो खुद ही डिस्काउंट कर दिया। आप इमरान खान साहब की बात कर रहे थे, बिलावल साहब ने इसको आउट ऑफ क्वेश्चन करार दे दिया है। बाकी खुद PMLN की लीडरशिप भी है, वो भी कोई इस मामले में एंथुसियास्टिक नहीं, और वो कोई प्रैक्टिकल भी नहीं। जैसे आपने कहा कि PTI जो है इमरान खान का नाम है, PMLN नवाज शरीफ का नाम है, और जरदारी भुट्टो फैमिली PPP का नाम है, तो ये -1 वाली बात तो समझ में नहीं आई। लेकिन एक बात मुझे ये बताइए कि क्या वजह है कि इस वक्त तोपों का रुख आपके सारे पीपल्स पार्टी की तरफ है?
PMLN बिल्कुल उसको अपोजिशन के तौर पर ट्रीट ही नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह ये तो नहीं है कि वो खुद ही खामोश बैठे हुए हैं? असल बात यही है, वो भी खुद खामोश बैठे हुए हैं, तो लिहाजा उनका कोई इतना नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो बात करती है, फिर उसका जवाब आता है। हालांकि पीपल्स पार्टी को भी देखिए, नॉट एज अ PTI सपोर्टर बट एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, निज़ामी साहब जो सबसे बड़ी गलती बिलावल भुट्टो साहब कर चुके हैं वो ये है कि उन्हें इलेक्शन के बाद चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए था। अगर वो सिंध के चीफ मिनिस्टर बनते और उसके बाद वो सिंध के अंदर इस्लाहात लेके आते और सिंध को एक मॉडल सूबा बना के रखते, तो फिर को पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स थी। देखिए ना, रोजाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से या पार्लियामेंट के अंदर एक दो तकरीरें करने से तो आप लोग की जो बेएतबारी है, और खसूसन जो पंजाब के अंदर रिजेक्शन है पीपल्स पार्टी की, सिंध के शहरी इलाकों में जो पीपल्स पार्टी का इस वक्त है, तो वो तो फिर आप श्रिंक होते जा रहे हैं और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी जमात अगर बिल्कुल लड़काना की जमात बन के रह जाए तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। सो ये एक बड़े पॉलिटिकल ब्लंडर था जो उन्होंने किया, और उसकी कीमत वो अब अगले इलेक्शंस में भी पे करेंगे, क्योंकि ना उनका कोई पर्सनल एक जाती, एक होता है ना, एक आपको जाती कद भी चाहिए होता है और आपका क्रेडिट भी तो कुछ होना चाहिए ना। अब प्रॉब्लम क्या है जो बिलावल साहब के साथ, कि उनके पास ना उनका जो है उस तरह का कद बन सका, ना ही उनकी किटी में कुछ है जो वो शो कर सके। तो आई थिंक जो एक बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर था वो उनसे कमिट हुआ है, जो वो चीफ मिनिस्टर सिंध नहीं बने हैं। अब वो आके रोज एक बात करते हैं या अपना एक पॉलिटिकल, इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो सियासत है जो सिर्फ पॉलिटिकल रेटरिक की जो है वो सियासत है, और जाहिर है PTI से भी उसका एक जवाब जो है वो आता है। तो आई थिंक इट्स नॉट कोई सब्सटेंटिव पॉलिटिक्स है दोनों में, नहीं है मेरे ख्याल में, बस ऐसे ही रोज का मीडिया का शो एक हद तक ठीक। वाद साहब, ये जो आपने बात की ना, ये बड़ी पते की बात कही आपने कि ये ज़्यादा टेलीविज़न चैनल या तकरीरों की पॉलिटिक्स है, लेकिन आपकी पार्टी भी 2 साल तो हो गए तकरीबन, आपने भी खुद भी एडमिट किया, वो भी तो ज़्यादा ये इसी पोलेमिक्स में पड़ी हुई है बजाय कि परफॉर्म करने के जो हालात हैं। यानी कि आपने भी तो इलेक्शन में जाना है ना बिल आखिर, तो अभी तक कोई मज़ा नहीं आया जो खान साहब ने पिछले 2 साल में जो गवर्नेंस की है उसका। वो निज़ामी साहब वो देखें बड़ी डिटेल में बातें हो चुकी हैं, पर रोज़ बातें फिर हजम करना भी मुश्किल हो जाता है ना। किसका, हमारा या आपका या आपके हुक्मरानों का? बस रोज फिर एक बात जो है वो सही नहीं है, बस ठीक है। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल परफॉर्मेंस की काफ़ी गुंजाइश है और उसमें बेहतरी हो सकती है। और मेरे एक नज़र में, जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा, इमरान खान को कोई बड़ा कोई पॉलिटिकल चैलेंज अपोजिशन की तरफ से नहीं है। और ये जो पाकिस्तान के अंदर माहौल है इस वक्त, जिस तरीके से आपको एक एस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट हासिल है, जिस तरीके से पाकिस्तान के इदारों की पूरी सपोर्ट हासिल है, उसमें जो है वो परफॉर्म करना लाजमी है। और प्राइम मिनिस्टर साहब भी बहुत इसके ऊपर कीन है और उन्होंने काफ़ी हद तक जो है वो इसको चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बाकी तो ज़ाहिर है डिपेंड करता है, अगर कई जगहों के ऊपर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, कई जगहों के ऊपर जो है वो परफॉर्मेंस में गुंजाइश है। वाह साहब, ये आपने बिल्कुल बात ठीक की, एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपको पता कि यहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट और मुख्तदर अदारों की कभी नहीं बनी, लेकिन जितना तालमेल इस हुकूमत का और इस्टेब्लिशमेंट का शायद पहले कभी ना हो। तो बड़ा खान साहब के लिए ये एक नादर मौका है कि कुछ करके दिखाएं। दूसरी तरफ आपको खुशकिस्मती ये भी है वाद साहब कि जो आपने भी खुद ही कहा कि अपोजिशन का भी कोई इम्पैक्ट नहीं है उसके पास। अब ये जो APC है, इसका क्या कोई एजेंडा पता लगा है आपको? इसकी कोई डायरेक्शन पता लगी है? ये क्यों कर बुलाई जा रही है और ये क्या अचीव करेगी? देखिए ना, एक तो ज़ाहिर है फजलुर रहमान साहब एक बहुत तवील अरसे के बाद जो है वो ऐवान से बाहर हैं, लिहाजा उनको रात को नींद भी नहीं आती और वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए कि मेरी एंट्री जो है वो हो सके। और ज़्यादातर जो फजलुर रहमान साहब का एक जो कह लीजिए कि जो बेचैनी है, उसकी वजह से पहले भी उन्होंने एक धरना कर लिया जो उनका वक्त से पहले की बिरागनी थी, तो वो रात जम नहीं पाया। अब भी उन्होंने APC किया है, लेकिन जिस तरह आपने कहा, देखिए उसका कोई एजेंडा नहीं है, कोई उसकी कोई आगे आपने को अल्टरनेटिव भी क्रिएट करना है ना। अपोजिशन के पास अभी इमरान खान का कोई अल्टरनेटिव क्रिएट नहीं हुआ। और दूसरा जो इसमें का सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम है, या कह लें अपोजिशन का, या जो पाकिस्तान की खुशकिस्मती कह लें, जनरल बाजवा जो है वो
कई जो हमारे सियासतदानों से भी ज़्यादा डेमोक्रेट हैं, और वो बहुत ज़्यादा उनका जो कि इंटरनेशनल BNP और नेशनल BNP बहुत जो है वो प्रो डेमोक्रेसी है, लिहाजा वो डिस्टेबलाइज करने को सिस्टम में इंटरेस्टेड नहीं है। तो हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में अगर फौज के कोई इस तरह से हो तो इंस्टेबिलिटी आती है, अदरवाइज तो पाकिस्तान में सिचुएशंस में कोई बड़ा प्रॉब्लम हो नहीं सकता इस तरह। तो मेरा नहीं ख्याल कि APC की भी कोई जो है इसमें कोई दाल गलेगी। अच्छा फवाद साहब, आपने अपोजिशन की बात की है। आज 13 जुलाई है, 2 साल पहले नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी बरतानिया से वापस आए और पाबंदे सलासिल हो गए, अदालत ने उनको सज़ा सुनाई थी। आप क्या समझते हैं, नून लीग मुझे क्यों निकाला का बयानिया अगर साथ लेकर चलती तो आज हुकूमत को कुछ मुश्किल होती? नून लीग ने वो बयानिया छोड़ा, ये आपकी हुकूमत के लिए सहूलत बनी या मुश्किलात पैदा हैं? देखिए, नून लीग वो बयानिया कैसे लेके चलती? नून लीग के नवाज शरीफ जो हैं कोई गफ्फार खान या महात्मा गांधी तो नहीं है, नेल्सन मंडेला तो नहीं है। उनकी तो सारी पॉलिटिक्स जो थी वो कंप्रोमाइज़ की पॉलिटिक्स रही है। ये जिस किस्म की पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, वो कोई हबीब जालब होते या फैज़ अहमद फैज़ या जो मुज़ाहमती सियासत जिसकी तरफ आप एक इशारा कर रहे हैं, उसके लिए तो आपको एक मॉरल कद भी चाहिए ना। जब मॉरल कद ही नहीं है, जब इखलाकी तौर के ऊपर ही आपका हालत इतनी पतली है, तो आप एहतजाजी सियासत या मुज़ाहमती सियासत कैसे करेंगे? तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर ये जो लीडरशिप है, ये तो बड़ी मीडियोकर लीडरशिप है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि मेरा मुफाद सर्व नहीं हुआ, दूसरे का मुफाद सर्व हो गया, दूसरे का नहीं हुआ, तीसरे का सर्व हो गया। तो यही हमारी सियासत रहती है। तो बहुत बड़ी हमारे यहाँ कोई आप समझिए कि कोई बहुत बड़ी प्रिंसिपल के ऊपर तो इनकी सियासत बेस्ड नहीं है। अच्छा, ये फवाद साहब बताइए कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पहले तो क्वारंटीन में रहे कि जी वो कैंसर पेशेंट है, फिर उनको वाकई हो गया तो वो मज़ीद क्वारंटीन में चले गए। उससे पहले 4 माह पहले लंदन में रह के आए। तो गोया कि पूरे साल में वो एक खामोश अपोजिशन लीडर हैं। इसकी क्या कोई मसलत है? इसके पीछे कार फरमा के उनको बिलाकर ताजपोशी कर दी जाएगी? नहीं, देखिए ना, पहली बात तो ये है कि अभी तो हमजा शहबाजी को वो जो है वो समझते हैं कि बाहर लाना जो है उनका मिशन है। जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि आप बहुत बड़ी मज़ामती सियासत कैसे कर सकते हैं? यहाँ तो आप गफ्फार खान हो या आप कोई महात्मा गांधी हो या फिर नेल्सन मंडेला हो या इस तरह का कोई और आपका कोई नज़रिया हो कि आप जेलें ऐसे तो नहीं काटी जाती। जेलें तो तब काटी जाती है ना कि जब आपका नज़रिया आपकी जिस्मानी तकलीफ से बड़ा हो, और जब आपका जो कोई नज़रिया ना हो तो फिर जेलों में रहना तो बड़ा मुश्किल काम है। लिहाजा ये तो सख्तियाँ बर्दाश्त करने वाले लोग तो नहीं है। लिहाजा उन्होंने, सिंपल बात है, वो खामोश है। उनका ख्याल है कि इससे, मेरी खामोशी से बिल आखिर जो है वो कोई एस्टेब्लिशमेंट के दिल में रहम पैदा होगा और मेरा जो बेटा है वो उसको निकालने में जो है कुछ मदद होगी, कुछ जो है वो नरमी होगी। वो इसके ऊपर बैठे हुए हैं, डील की तलाश में। वो पहले भी रहे हैं, वो अब भी हैं। तो उनकी पॉलिटिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा क्या और इशू है? वहाँ साहब, ये जो आपने एक बहुत अरसा पहले बात की थी कि टीम की, यानी जो क्या वजह है कि आपकी टीम में, क्या कौमी असम्बली में आपके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनमें जौहर काबिल नहीं है कि आपने इतनी फ़ौज, जफर मौज जो है स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइज़र की रखी हुई है, वो ना आपने एसेट्स को भी नहीं डिक्लेयर करते, उनकी बात की शरीयत का ही नहीं पता। इस मामले में आपके एक और आमसर सरवर खान साहब भी जिक्र कर चुके हैं इस चीज़ का जी। तो ये इस मामले को क्यों नहीं निपटाया जाता? नहीं, वैसे ये एसेट्स के ऊपर तो मैं थोड़ा हैरान हूँ, क्योंकि ये एसेट्स जो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर किया था। एसेट्स जो हैं वो डिक्लेरेशन 15 दिन में करनी थी, और जो मेरी इतला थी वो ये थी कि ज़्यादातर लोगों ने सिवाय एक आध के कोई अपनी डिक्लेरेशन दे दी थी। फिर उसमें जो नेशनैलिटी थी वो डिक्लेरेशन नहीं थी, वो भी फिर जो है वो कैबिनेट ने कहा कि वो भी डिक्लेरेशन जो है वो आनी चाहिए। लेकिन वो अब तक वो डिक्लेरेशंस आउट क्यों नहीं हुई और पब्लिक क्यों नहीं हुई? ये कल कैबिनेट की मीटिंग में डेफिनेटली ये सवाल होगा कि ये जो नॉन इलेक्टेड लोगों की डिक्लेरेशंस थी ये हो जानी चाहिए और अब तक क्यों नहीं हुई। और मैं समझता हूँ कि आपका जो एतराज़ है वो बिल्कुल सही है, उसमें वज़न है, क्योंकि आप कैबिनेट में बैठते हैं तो आपके जो इंटरेस्ट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो बिल्कुल वाज़े होने चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं उनका इंटरेस्ट क्या है,
उनकी आगे जो है वो किस तरीके से वो बढ़ना चाह रहे हैं। सो आई थिंक कल कैबिनेट मीटिंग में ये बात डेफिनेटली। ये तो ठीक कहा आपने कि उनके लिंकेजेस क्या है, लेकिन इसके ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि अगर ड्यूल नेशनैलिटी है फिर तो मेरे ख्याल से कानून के तहत शायद स्पेशल असिस्टेंट रह सकते हैं फिर भी आइन के तहत, क्योंकि बतौर वजीर तो आप नहीं रह सकते। जी, ये कानूनी जो पेचीदगी है ज़रा ये भी बता दें फवाद साहब। तो ये आप तो वकील भी हैं, इसमें यानी मॉरली तो ये ठीक नहीं है कम से कम। देखिए ऐसे जो एक तो ओवरऑल जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो मिनिस्टर जो एडवाइजर्स हैं या जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं जो एक्सपर्ट्स हैं अपने मामलात में, उनको लेंगे आप और वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो है दैट रेस्ट विद द इलेक्टेड पीपल। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। और जहाँ पे ये वायलेट होगा वहाँ के ऊपर प्रॉब्लम्स होंगी। सो यहाँ पे जो भी लोग जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं वो वजीर वो वजारत के फैसले नहीं कर सकते, वो एडवाइस कर सकते हैं वजीर को जो उनके महकमों के मुतालिक, और ये एक बुनियादी असूल है। जी फवाद साहब, लास्ट क्वेश्चन आपके, बल्कि आपकी जमात में से भी ये आवाज़ आती है, मुखालफिन भी कहते हैं और कुछ जो स्पेशल असिस्टेंट है उनको ब्रीफ केस का ताना देते हैं कि ये आएँ और ब्रीफ केस उठाएंगे, अपना बैग उठाएंगे और उसके ये तो बाद उन्होंने कहा भाई वजीर हवाबाजी ने। जी, वजीर हवाबाजी ने भी कहा है। इसी तरह बाज़ लोगों के बारे में इवन राजा रियाज बाज़ लोगों को कहते हैं कि वो काउंसलर नहीं बन सकते और वो स्पेशल असिस्टेंट बने हुए हैं। उनका तो अपना रोना है कि उनको वजीर क्यों उनको वजीर क्यों। लेकिन ये असल में जो इस तरह का तासुर सामने आ रहा है फवाद साहब, ये आपकी गवर्नेंस को किस हद तक मुतासर करता है? देखिए बात ये है कि जो पॉलिटिक्स है ना उसमें आप ये पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे ये बड़ा मुश्किल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें लीडरशिप को फैसलों में ये तासुर बहरहाल देना पड़ता है कि इसमें तमाम जो लोग हैं वो शामिल हैं, उनकी पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग में। और अगर ये महसूस होना शुरू हो MNAs को या मेंबर्स को या बाकियों को कि हमारी पार्टिसिपेशन नहीं है फैसले में, तो उसका मतलब यह है कि पॉलिटिक्स में कहीं झूल है। तो ये जो सारी बातें जो आपने की हैं, इसका प्रॉब्लम ये है कि लग रहा है कि पॉलिटिक्स में कहीं झूल है, और अगर वो झूल जो है वो ना हो और जो इसको ज़्यादा इंक्लूसिव होगा तो उससे वो झूल जो है वो ख़त्म हो सकता है। और मेरे ख्याल में जो इस वक्त जो इश्यूज़ हैं, अगर कोई पॉलिटिक्स के इश्यूज़ हैं तो वो यही हैं कि लोगों को लगता है तो उनको उतनी अहमियत, शायद कई लोगों को लगता है कि उनको ज़्यादा अहमियत मिलनी चाहिए, उनको अहमियत नहीं मिलती। इसके अलावा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है सियासत। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, बहुत आपके वक्त का आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद 13 जुलाई 2018 से 2020 तक नून लीग के सफ़र का जिक्र भी करेंगे और आज कश्मीर के शोहदा को भी याद किया जा रहा है, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, फवाद चौधरी साहब से भी मैंने सवाल पूछा था, 13 जुलाई 2018 की बात करें और 13 जुलाई 2020 की बात करें, नून लीग की पॉपुलैरिटी कारकुनों में, अवाम में किस हद तक गिरी है या किस हद तक बढ़ी है? और दूसरा, ये जो बयानियों पे नून लीग बार बार यू टर्न लेती रही है, इसका रिज़ल्ट क्या सामने आ सकता है? ये दो चीज़ें हैं अलग अलग। जी जी, एक तो ये है कि 2013 से लेके 20 तक एक कलाबाजी तो होली है ना बुनियादी तौर पर। जी, इनकलाब इनकलाब इनकलाब, मैं नहीं मानता, मुझे क्यों निकाला। 2018 से, हाँ 2018 से, सॉरी 2018 से 20 तक अगर आपने ख़ास तौर पे, और वो जो है बिल्कुल ठुस हो गया। मतलब ये पाकिस्तान में ही हो सकता है। ये इतने बड़े, आप इमरान खान को यू टर्न कहते हैं, मदर ऑल यू टर्न तो इन्होंने लिया जी। फिर ये तासर मिलना कि जी आपकी नज़ाई कैफियत है, आप बड़े बीमार हैं, आप बस हर चंद के है कि नहीं वाला मामला है। आपको बाकायदा एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मिली वक्त से आप बाहर चले जाते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स कर जाते हैं जी। इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान में सिर्फ शरीफ बरदरान की ताजपोशी एक चीज़ रह गई है जी। आप जब मर्जी आएँ, लेकिन ये एक तरफ है बात। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अवाम इससे मुतासर होंगे या नहीं होंगे। जो कारकुन है निज़ामी साहब, कारकुन इसलिए मुतासर शायद हो, उनका मतलब अल्टरनेटिव क्या क्या है, यही तो सवाल यही है। तो
ठीक है ना, वो फवाद चौधरी साहब तो जो मर्जी कहें, लेकिन हकीकत यह है कि अल्टरनेटिव है भी कोई नहीं। ये बात ठीक है, इमरान खान साहब इस वक्त की मुड्ढ पक्की है, क्योंकि जो लोग ये गड़बड़ करते हैं वो उनके साथ हैं, ठीक है ना, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। जी ये भी ठीक है बात। जी यानी 2 साल में कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें उन्होंने डिलीवर किया, ठीक है। अब इनका ख्याल ही है PMLN वालों का कि कोई तहरीक चलाना और सड़कों पर निकलना इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी इनकी तबीयत नहीं है। ये मज़ामत की निज़ामी साहब आपने जो बात की ये है, जेल नहीं काट सकते। अब फवाद साहब खान अब्दुल गफ़ार खान साहब का जिक्र कर रहे थे, आपने आज कॉलम में भी लिखा है जो JUFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान और साबिक सदर आसिफ जरदारी की मुलाकात हुई है, उसमें जरदारी साहब ने कहा कि इमरान खान और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। आपने ये लिखा कि अब्दुल वली खान ये कहते थे कि भुट्टो और पाकिस्तान साथ नहीं चल जी सकते। जी ये मैंने लिखा है, लेकिन मैं इससे पहले वो बात पहले वाले मुकम्मल कर लूँ। जी इस वक्त PMLN की कैलकुलेशन ये है कि ये हुकूमत अपने वज़न के नीचे खुद गिर रही है। मसलन कहाँ 5.8% ग्रोथ रेट GDP, कहाँ माइनस। आप फिर कहाँ ये कहना कि जी कर्जे बड़े लिए थे आपने, कर्जों की तो इंतहा कर दी। टू बी फेयर ये कोविड की वजह से भी मामला मज़ीद गिरे, लेकिन कोई आपको कोई देयर इज नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। टीम आप नहीं बना सके, आपकी अपनी टीम इधर उधर हो गई, तो PMLN इस मार पे बैठी हुई है। यौम शुहदा है आज, 22 लोग शहीद हुए थे डोगरा राज में, जुल्म बर्बरियत की ये दास्तां 1931 से पहले से है शायद कश्मीरियों पे। अब मोदी सरकार है, इतना टाइम बीत गया, कोई 90 साल, लेकिन ये जुल्म ख़त्म ही नहीं हो रहा। जो तर्जुमान हैं पाक फ़ौज के जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, उन्होंने कहा है कि जो हमारे कश्मीरी हैं उन शहदा के लहू का एक एक कतरा फरामोश किया जाएगा, ना ही मुआफ़ किया जाएगा, और भारतीय मुजालिम नाकाबिल तस्खीर जज्बे को दबाने में लेकिन हमेशा हम से ये नाकाम यौम मनाते रहे, उन्होंने तो आज दिन ही ख़त्म कर दिया ना, पहले इसकी छुट्टी होती थी हैं। जी कश्मीर में, ख़त्म कर दिया, कश्मीर को अनेक्स कर लिया उन्होंने, कश्मीरियों के हकूक़ ख़त्म कर दिए। और भारत एक बहुत ही ताकतवर है, और ताकत इस तरह है उसकी कि मैं असले की ताकत की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मुआशी ताकत की। मुआशी के अलावा डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग जी उन्होंने पत्ते बहुत बेहतर खेले हैं कि रूस अमेरिका उनका बावजूद साथ देते हैं, और हम सिर्फ बयानबाजी में तो बड़ी कर रहे हैं और बढ़ के मार लें, इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पा रहे। और इसमें बेचारे कश्मीरियों पे जो जुल्म हो रहा है, हम तो लॉकडाउन की बात करते हैं, 3 महीने में तंग आ गए, आप अंदाज़ा करें वहाँ जी साल से ऊपर से लॉकडाउन चल रहा है। जी निज़ामी साहब, जो कोशिशें हैं डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स पे, अब मज़ीद करना क्या होगा? देखें 2-3 चीज़ें हैं, ना जंग से ना दहशत गर्दी से ये जंग जीती जा सकती है, कश्मीर आज़ाद नहीं कराया जा सकता। डिप्लोमेटिक नहीं हो सकता ना, उसके लिए जब तक डिप्लोमेटिक प्रेशर नहीं होगा इंडिया के ऊपर, इंडिया का थ्रेशोल्ड लेवल बहुत बड़ा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनको बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। कश्मीर अनेक्स कर लिया, चीन से पंगा ले लिया, इधर नेपाल को भड़क लगा, बांग्लादेश के साथ भी, बांग्लादेश से कोल्ड वॉर चले। बांग्लादेश कौन से हमसाये से, श्रीलंका से उनकी लड़ाई रही है जी, ठीक है, पाकिस्तान का जो है सो है ही। तो मकसद है उनको कोई इस मामले में कोई शर्म नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका, रूस और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको हाथ लगाने को तैयार नहीं। ठीक है निज़ामी साहब, ये तो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, लेकिन हमने कश्मीर के मामले पे देखा जो बरादर इस्लामी ममालिक का किरदार था वो भी कोई खातिर खा कश्मीर नहीं के कहना हक़ में, चाहता तो आपने कह दिया। जी कश्मीर के हक़ में नहीं। निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त हो गया, आपका आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।